नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। बात करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरीके से नारा निकला है। 2019 में नारा आया था मोदी जी का मैं भी चौकीदार, लेकिन इस बार नारा निकाला है मोदी जी का परिवार। आखिर ये कैसा परिवार है, इसी पे बातचीत करेंगे कि इस परिवार को लेकर के किस तरीके से बीजेपी प्रचार प्रसार में लगी हुई है। और फिर जो 2019 में नारा निकाला था कि मैं भी चौकीदार, उस नारे का क्या हुआ, क्या चौकीदार के दिन बदले, उसी पे सारी चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए है विनय यादव जी, उन्हीं से बातचीत करेंगे किस तरीके से देखते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा विनय यादव जी को दिखाएं एक बार। विनय जी, मोदी का परिवार, क्या लगता है हर बार एक नया नारा, चौकीदार नारे का क्या हुआ, मैं भी चौकीदार, क्या वो 2019 में था, अब चौकीदार नहीं है जरूरत? मोहन जी, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में कोई ना कोई अपना नारा जरूर देते हैं। पिछली बार नारा दिया गया मैं भी चौकीदार, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सपोर्टर थे, नेता थे, जो लोग थे, उन्होंने सब ने अपने जो भी उनकी आईडी थी या उनके जो भी घोषणा पत्र थे या उनका जो कोई फेसबुक पेज है, अन्य तरह के जो भी संसाधन थे, सब पे मैं भी चौकीदार का एक फोटो लगाकर, मोदी जी की फोटो साथ लगाकर अपनी फोटो लगाई थी कि मैं भी चौकीदार। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो चौकीदार का नारा दिया गया, उस चौकीदार के नारे के बावजूद भी कितने पूंजीपति देश का पैसा लेकर देश से भाग गए, तो उस नारे की हवा वहीं निकल गई। इसलिए इस बार वो नारा नहीं दिया गया, क्योंकि अगर असल में मोदी जी का वो नारा कारगर होता और वो नारा कामयाब होता, तो देश के जो कर्जा लेकर जो पूंजीपति देश से भाग गए हैं और अन्य जो लोग भाग गए हैं, वो भाग नहीं पाते, वो चौकीदारे में उसमें दम होता। इस बार नया नारा इनको मिल गया, अगर हम भी मोदी जी का परिवार, मैं बिल्कुल मानता हूं बहुत अच्छा नारा है, और पार्टी सत्ता में, राजनीतिक पार्टी और भी अन्य नारे देंगी, इनको भी इस तरह का नारा दिया, बहुत अच्छी बात है। पर इस नारे का रिजल्ट जनता पर क्या रहेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, वो एक सोचने का विषय है, क्योंकि आम जनता ने, किसी ने भी इस नारे का अभी तक अनुसरण नहीं किया है और कोई अपनी आईडी पे इसको नहीं लगा रहा है। नहीं, 10 साल हो गए, अब परिवार याद आ रहा है क्या मोदी जी का परिवार? क्या कहें, आरजेडी ने, बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक तंज कसा कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है और वो हमेशा परिवारवाद की बात करते हैं। उसको लेकर के नारा निकाला कि आज पूरा देश परिवार हो गया। लेकिन अगर देश परिवार हो गया तो आज देश की हालत क्या है, किस तरीके से बेरोजगारी का आलम है, नौकरियां है नहीं, किस तरीके से आम आदमी रोजगार से त्रस्त है, ये तमाम चीजें सामने आएंगी, लोग सवाल जवाब करेंगे। आपका परिवार है तो आप रोजगार क्यों नहीं देते? बिल्कुल सही बात पूछी है मोहन जी आपने। देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरा देश उनका परिवार होना चाहिए, ये बात अब उनको चुनाव के समय समझानी पड़ रही है जनता को, लोगों को, वोटरों को। ये बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि केवल भाजपा के जो लोग हैं वो ही लगा रहे हैं इस तरह की अपने फेसबुक पेज पे, अन्य अपनी व्हाट्सएप आईडी पे, उनके ऊपर हम भी मोदी जी का परिवार हैं। अगर हकीकत में मोदी जी ये इन पिछले 10 सालों में देश की जनता को अपना पूरा परिवार मान लेते, तो इस तरह ना देश पे कर्जा बढ़ता, ना किसान आंदोलन करते, ना बेरोजगारी का ये आलम होता, और ना ही किसी तरह के आंदोलनों पे बैन होता, और ना ही मीडिया की स्वतंत्रता को हनन किया जाता। नहीं, एक और सवाल है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के तमाम सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग है। क्या लगता है ये डर कहीं ना कहीं है कि ये मामले सामने ना आ जाए? इलेक्टोरल बॉन्ड एक कहें कि आग की तरह लोगों के जहन में बस गया, कैसे बीजेपी को चंदा मिला है, ये तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। आप देख रहे होंगे इन दिनों कहीं ना कहीं एक वीआईपी शादी को सबसे ज्यादा दिखाया जा रहा है, उस पर चर्चा की जा रही है। आम आदमी के मुद्दों पर कब मीडिया चर्चा करेगा? बेरोजगारी है, महंगाई है, किस तरीके से बुरा हाल है, किस तरीके से कहें कि देश के संसाधन, एसेट्स बेचे जा रहे हैं, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर मुद्दा बनेगी। और आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम राइट टू जो है एम्प्लॉयमेंट लेकर के आएंगे, नौकरियों के लिए बाकायदा एक अधिकार लोगों को मिलेगा, एक कानून मिलेगा, तो ये तमाम चीजें किस तरीके से देखते हैं? क्या चीज भारी है? क्या जनता बेरोजगारी को देखेगी 2024 में, महंगाई को देखेगी, किस तरीके से आज घर चलाना मुश्किल हो रहा है, सिलेंडर की कीमत आपने देख ली होगी किस तरीके से। तो ये तमाम चीजें क्या लगता है परिवार पर बोझ पड़ रहा है? भाई, परिवार का मुखिया 8-8 हजार के हवाई जहाज में घूमता है, आम आदमी के लिए खाने के दाने नहीं है 5 किलो गेहूं के अंदर, क्या परिवार सिर्फ 5 किलो गेहूं के लिए रह गया? मोहन जी देखिए, अगर आप बात करें इन मुद्दों पर, तो मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं देश के सामने। आप भारतीय जनता पार्टी का 2014 का
और 2019 का अगर घोषणा पत्र आप पढ़ेंगे तो किन किन मुद्दों पर उन्होंने बातें लिखी थी, क्या क्या उन्होंने जनता से वादे किए थे, उन वादों पर सरकार कितनी खरी उतरी है, उन मुद्दों पर, उन वादों पर कोई चर्चा नहीं की जाती। हर नए चुनाव में नए वादे और नए तरीके से लोगों से वादा कर दिया जाता है कि हम अगली बार हमारी फिर सरकार बना दीजिए, हम ये वादे आपके साथ कर रहे हैं। तो केवल वादे करना और उन वादों को पूरा करना, वो परसेंटेज क्या है वो आज तक कहीं मीडिया चैनल में या पीएम ऑफिस द्वारा कहीं नहीं बताया गया, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं बता रहे हैं। अब बात करें बेरोजगारी की, महंगाई की, इस 2014 के चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उनको हर मुद्दे पर, हर बात पे आंदोलन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अब अगर विपक्ष कहीं आंदोलन करता है, कोई मुद्दे उठाता है, सरकार से सवाल पूछता है, तो उनको अलग अलग तरह के खिताबों से नवाज दिया जाता है, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब किसान आंदोलन पर बैठे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं नहीं था पिछले में एमएसपी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा के नेता ही कहते थे कि किसानों को हम एमएसपी देंगे सत्ता में आने के बाद। तो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी की मांग नहीं कर रहे। ये तो मोदी जी को उनका वादा याद दिला रहे हैं कि आपने एमएसपी देने का वादा किया था और उस वादे को आपने पूरा नहीं किया, अपने उस अधिकार को लेने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा करवाने के लिए भी जनता को आंदोलन करना पड़ता है। अब आप बात करें भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार देश के अंदर इतना ज्यादा बढ़ गया है। परिवारवाद की बात पे आप थी, वो बात बीच में रह गई मेरी। बिल्कुल मोदी जी का परिवार है, पर मैं एक चीज मानता हूं कि देश की पूरी जनता मोदी जी का परिवार है, तो फिर खिलाड़ियों के साथ जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ उसके ऊपर मोदी जी का परिवारवाद क्यों नहीं जागा? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इनकी कार्रवाई करवाऊंगा, मैं तुरंत जो भी इसमें दोषी है उनको सजा दिलवाऊंगा। किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जिन्होंने गलती की है, जो उनको जबरन रोकने की जो धारणा बना दी गई है, उनके खिलाफ मोदी जी ने क्यों नहीं कहा किसान मेरे परिवार है, मेरे परिवार के लोग हैं, मैंने वादा किया था एमएसपी देने का, मैं इस परिवार के वादे को मैं पूरा करता हूं। आप उन्हीं की सरकार है, भाजपा की दीवारें चिनवा रहे हो आप, बड़ी बड़ी दीवारें चिनवा दी आपने, और आप परिवार की बात कर रहे हो तो साथ में जोड़ देते हैं मोदी का परिवार, हर घर रोजगार। तो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? खाली परिवार का कहना है, परिवार के लोग तो भूखे मर रहे हैं ना, उनका क्या होगा? सवाल तो मेरा ये है बार बार आपसे। इस सरकार के अंदर जो मैक्सिमम फायदा दिया जा रहा है वो पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। आप पिछले आंकड़े उठाएंगे, जिनको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, अब सबसे अधिक कर्जा अगर देश में माफ हुआ है तो पूंजीपतियों का माफ हुआ है, और वो पूंजीपति उस कर्जे को देने में सक्षम है, उनके पास उतने असेट्स हैं, अब उनसे कर्जा वसूल किया जा सकता है। फिर भी नई पॉलिसी बनाकर उन पूंजीपतियों को कर्जा माफ कर दिया। हमारे छोटे उद्योग धंधे के व्यापारी हैं, किसान भाई हैं, किसी ने मकान के लिए लोन लिया है, गाड़ी के लोन लिया है, कोरोना काल में सबकी इनकम खत्म हो गई थी, उन लोगों का कितना कर्जा माफ किया देश के अंदर, वो कोई आंकड़ा नहीं बताता है। केवल पूंजीपतियों का जो कर्जा माफ किया उसको भी छुपे रास्ते से लोगों को पता चलता है। अब कितना कर्जा, कितना बड़ा घोटाला खेल इस कर्जे की आड़ के अंदर हो रहा है। देश के कर्जे की बात करें, पिछले 60 साल के शासन में, जब किसी की भी सरकार रही हो, अन्य अन्य दलों की सरकार रही है, जितना कर्जा उन 60 साल के शासन में था उससे 3 गुना कर्जा इन 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने देश के ऊपर बढ़ा दिया। तो प्रति व्यक्ति कर्जा 3 गुना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पर ये आंकड़े बता कौन रहा है, समझा कौन रहा है? हमारे जो सरकार के निर्देश के अनुसार जो मीडिया चैनल चलते हैं वो इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करते। ना कोई बेरोजगारी पर चर्चा कर रहा है, ना देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है उस पर कोई चर्चा कर रहा है, ना अत्याचार जो लोगों पे और उस पर कोई चर्चा कर रहा है। अभी मणिपुर अगर क्या मोदी जी के परिवार में नहीं आता है, उस पर एक शब्द मोदी जी ने नहीं कहा। अगर मोदी जी ने काबिलियत है तो आज तक उन्होंने जो भी वादे किए थे उनके ऊपर उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बताइए, ये पहला वाकया है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसने पूरे 10 साल के कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और मीडिया या जनता के सवालों का जवाब दिया हो। केवल वो अपनी बात रखते हैं। इससे पहले हम सुनते थे अगर मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री है जो कभी बोलते नहीं, मगर एक इन्होंने नया नैरेटिव सेट कर दिया है, मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो बोलने के अलावा कुछ करते नहीं है। तो ये भी बहुत जो है जनता आजकल समझ रही है और इनका जो भी आगे परिणाम होगा वो जनता को देना है। नहीं, एक और चीज का ओरा खड़ा किया जा रहा है जो है बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। क्या पूरा मतलब मोदी जी तो 370 ले जाएंगे और एनडीए सिर्फ जो बाकी उसके घटक दल हैं वो सिर्फ 30 सीटों में सिमट जाएंगे? क्या उनके पास इतना ओरा नहीं है? तो फिर गठबंधन की आपको जरूरत क्या है? जब आप 370 ला सकते हो तो आप अकेले 400 भी ला सकते हो। फिर क्यों एक एक सीट के लिए आपकी मारामारी हो रही है? क्यों तमाम विपक्ष के दलों को आप तोड़ करके लेके आ रहे हो, नेताओं को तोड़ करके लेके आ रहे हो?
तो ये तमाम डर कहीं ना कहीं है, और ये डर के पीछे ही ये नारे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं कि लोगों में एक ऐसा ओरा खड़ा कर दो, मोदी का परिवार, पिछली बार मैं भी चौकीदार, देश का चौकीदार। चौकीदार किस तरीके से सहकारिता विभाग, आप घोटाला देखिए कि जिस महकमे में घोटाला हुआ उस महकमे के चौकीदार को पता ही नहीं, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ये तमाम चीज है कि जो घोटाले हुए उसमें चौकीदार नाकाम रहा। अब परिवार की बात कर रहा है कि मोदी का परिवार, अरे भाई मोदी का परिवार है तो हाल क्या देश का हो रहा है, कौन मुखिया उसको संभालेगा, ये बताइए। मेरा सवाल सबसे बड़ा आपसे यही है। देखिए मोहन जी, अगर अच्छे काम की वाहवाही लेना मोदी जी बखूबी जानते हैं। कोई उद्घाटन हो, किसी मंत्रालय का कोई काम हो, उसका उद्घाटन करने के लिए, उसके प्रचार के लिए केवल मोदी जी को ही फेस बनाया जाता है, ना उस महकमे के मंत्री को, उसको दरकिनार कर दिया जाता है। साइंटिस्ट हो उस महकमे का, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। उपलब्धि हमारे विज्ञान के क्षेत्र में साइंटिस्टों की है, पर किसी साइंटिस्ट का फेस पोस्टर पे, बैनर पे या किसी संदेश में नहीं आने दिया जाता। अब मुझे बताइए, अब लॉन्च हुआ हमारा चंद्रयान, तो क्या मोदी जी ने तो उसको नहीं बनाया ना, बनाया तो हमारे देश के प्रतिभावान जो साइंटिस्ट थे उन्हें बनाया ना। किसी एक साइंटिस्ट का भी फोटो लगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या नेताओं द्वारा उनको बधाई दी गई? बधाई, क्रेडिट लेने का सारा श्रेय तो मोदी जी को है। तो श्रेय अगर वो ले रहे हैं देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, देश के सबसे बड़े पद में बैठने के नाते, पिता होने के नाते, तो फिर जो कमियां रही हैं, जो गलतियां हो रही हैं, उनका भी तो उनको आगे आगे कहना चाहिए कि हाँ, मुझसे अपने इस काल में ये गलती हुई है और इसका भी श्रेय मैं लेने का हूं और आगे मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। के नारे को आप किस तरीके से, क्या लगता है, दम है ये सिर्फ एक हवाबाजी के अंदर है कि कहीं ना कहीं जो विरोधी है, विपक्षी दल है, उस पर एक दबाव बनाया जाए? वो हर बार देखा होगा आपने, बंगाल में नारा लगाया 200 पार, हरियाणा में नारा लगाया 75 पार, क्या स्थिति हुई? क्या लगता है विपक्ष इस चीज को समझ नहीं पा रहा है, या विपक्ष को चाहिए कि इसको भुला करके आप अपनी लड़ाई लड़े? कोई 400 पार नहीं है, बीजेपी को खुद को पता है, मोदी जी को पता है कि आप 150 पौने 200 में सिमट रहे हो, लेकिन बात करो आप 400 पार की तो आप 200 तक आ जाओगे, 250 तक आ जाओगे, 250 तक आप आ जाओगे। देखिए मोहन जी, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है लोगों को गुमराह करने के लिए और मेन मुद्दों से भटकाने के लिए। अब आप देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी दो ही मुद्दों पे काम करेगी। अब 400 पार, 400 सीटें हमारी आ रही हैं। दूसरा, मैं भी मोदी जी का परिवार। अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक परेश वर्मा जी, जिनकी टिकट कट गई, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, कुछ दिन वो चुपचाप रहे। अब उन पे क्या प्रेशर पार्टी की तरफ से डाला गया, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है अब 370 सीटें तो भाजपा जीतेंगी और हमारा जो अलायंस है वो 400 सीटें जीतेगा। तो मतलब 30 सीट पे पूरे हिंदुस्तान का जो मोदी जी के साथ जो क्षेत्रीय दलों का अलायंस है, क्या वो केवल 30 सीटें ही उनको मिलेगी और वो 30 सीटें ही जीत पाएंगे? मतलब उन क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। अगर उनका अस्तित्व नहीं है और 370 पार से मोदी जी की सरकार आ रही है, तो ऐसी क्या मजबूरी है उन क्षेत्रीय दलों को, रोज नए क्षेत्रीय दलों को वो अपने साथ मिला रहे हैं। और उनमें सबसे बड़ी विशेषता देखिए, अब जिन नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री रोज अपनी भाषण में, रैलियों में नारे देते थे, अब इतने करोड़ का घोटाला है, इतने अरबों का घोटाला है, इतने लाखों का घोटाला है, इससे भ्रष्ट कोई मंत्री नहीं रहा, इससे भ्रष्ट कोई नेता नहीं रहा, और उन्हीं नेताओं को अपने मंच पे मंच साझा कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, राज्यसभा से भेज रहे हैं और अन्य लाभ के पद उनको दे रहे हैं। तो ये नैरेटिव जो लोगों में वो सेट करना चाह रहे हैं ना, ये 400 पार का मोदी जी का नारा है, ये जनता का नैरेटिव नहीं है। जनता तो नैरेटिव अपने हिसाब से सेट करेगी जब वो वोट डालेगी। अब इस तरह के जो भ्रष्टाचारी भाजपा के अंदर मिल गए हैं, तो फिर अब भाजपा का जो भ्रष्टाचार मुक्त जो भारत था, वो नारा कहां गया? वो खत्म हो गया। परिवारवाद की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेता हैं जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो मंत्री बनते आ रहे हैं। अन्य सहयोगी दल हैं जिनके पिता मुख्यमंत्री रह लिए, पुत्र जो है सांसद रह लिए और उनके बच्चे हैं वो विधायक रह लिए और उनको फिर टिकटें दी जा रही हैं। तो अपने परिवारवाद में ये बात नहीं कर रहे। बिल्कुल विपक्ष में परिवारवाद है, अन्य पार्टियों में। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके अंदर परिवारवाद ना हो, और वो रहेगा। लेकिन इसमें मेरा एक और सवाल जुड़ जाता है, क्या लगता है बीजेपी के लोग हैं वो अंदर खाते बगावत करेंगे? आप बाहर के जब ले आएंगे तो कहते हैं घर का जोगी जोगना बाहर गांव का सिद्ध। बाहर वालों को तो आप सिद्ध कर रहे हो, लेकिन जो घर के जो दली बिछा रहे थे, जो दशकों से बैठे थे कार्यकर्ता, उम्मीद लगाए बैठे थे हमें लोकसभा की टिकट मिलेगी, आप बाहर से हायर करके लेके आते हैं, उनको टिकट दे देते हैं। जो कांग्रेस से आ रहा है उनको राज्यसभा में आप भेज देते हैं। तो ये बीजेपी में भी तो बगावत है। जैसे गडकरी में भी नाराजगी, उनका टिकट कट सकता है, और कई नेता उनका टिकट कट सकता है, और जो टिकट जिसका कटता है वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है। परवेश वर्मा की आपने बात की, उनका टिकट कटा, अब वो मोदी के गुणगान करने आ गए।
तो क्या लगता है एक ऐसा ओरा सेट किया जाता है, डराया जाता है अपने कार्यकर्ताओं को कि आप सिर्फ मोदी के सिवा कोई बात ही नहीं करेंगे, या फिर इसके अंदर भी कोई बड़े उद्योगपतियों का खेल है कि मोदी जी को ही इतना ऊपर आप रखिए, बाकी दूसरा कोई है ही नहीं, मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। तो फिर मानिए एक पार्टी में अगर एक मोदी जी है तो उसके अलावा पूरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, तमाम जो लोग लड़के आएंगे चुनाव उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। देखिए मोहन जी, जब विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है, प्रेस को पूर्ण रूप से सवाल पूछने की आजादी सरकार से नहीं है, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि जो लोग भाजपा के अंदर हैं उनको बोलने की आजादी सरकार की तरफ से दी जाएगी? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। नितिन गडकरी यकीनन अच्छे व्यक्ति हैं, कोई भाजपा में ऐसा नेता नहीं है जो उनकी बुराई कर सकता, और जो वो सवाल मोदी जी पर या सरकार पर उठाते हैं, जो आंकड़े पेश करते हैं, उन पे कोई संदेह कर सके, सवाल उठा सके। मगर अकेले नितिन गडकरी जी ऐसे हैं जो खिलाफ बोलते हैं और आंकड़ों को रखते हैं, भले ही वो घुमा फिरा कर बात करते हो मगर वो टारगेट जरूर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्या इतना भी दम नहीं है कि वो नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री प्रमोट करके चुनाव क्यों नहीं लड़ देते? सारा मसला धुल जाएगा। मगर सत्ता का जो लालच है ना, ऊपर जो शीर्ष में जो हमारे जो नेता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका सत्ता का लालच कभी खत्म नहीं हो पा रहा है। मोदी जी शुरू से कहते थे मैं गरीब परिवार, मुख्यमंत्री रह चुके लंबे समय तक, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, कहां से गरीब है मुझे बताइए वो? अगर वो गरीब होते तो उनके एडवर्टाइजमेंट पे, उनके रखरखाव पे, उनकी सुरक्षा पे और उनके कपड़ों पर जितना पैसा खर्च किया गया उतना पैसा देश के विकास में खर्च किया जाता। गरीब आदमी को क्या चाहिए? हमारे देखिए ना योगी जी, उन्हीं कपड़ों में रहते हैं। योगी जी का खुद बयान आया था कुछ समय पहले, अगर मैं जैसा हूं वैसा ही रहता हूं, कहीं भी चला जाऊं, मैं विदेश में जाऊं, किसी सभा में जाऊं, मेरा वही बाणा है, मैं कभी चेंज नहीं करता। उन लोगों का क्या करें जो हर जगह नए नए कपड़े बदलते हैं, दिन में 3-3 बार ड्रेस बदलते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहूं? सवाल ये, देश का गरीब भी कोई ऐसे कपड़े बदलता है? जो 5 किलो गेहूं ले रहा है, क्या वो ऐसे कपड़े बदल सकता है दिन भर? या उनके पास इतने जोड़ी कपड़े हैं, वो किसी शादी समारोह में जा रहे हो तो नए कपड़े पहन के चले जाए, वो भी आदमी मांग तांग करके फटा पुराना जैसे पहन के शादी अध्यक्ष करता है। लेकिन एक ऐसा पीएम जो दिन के अंदर 3-3 4-4 बार ड्रेस बदलता है, तो आम आदमी के अंदर कैसा परिवार का मुखिया तो इतने कपड़े बदले और परिवार के पास कपड़े पहनने को नहीं है, खाने को दाने नहीं है। तो तमाम ये चीजें जो है कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में लोगों तक जाएगी। मोहन जी देखिए, हमारे इस 10 साल के शासन के अंदर आर्थिक असमानता सबसे ज्यादा बढ़ी है। जो अमीर और गरीब के बीच की खाई थी वो बढ़ती चली गई है, कम होने की बजाय। मोदी जी ने कहा था गरीबों की आय बढ़ाई जाएगी, किसानों की आय दुगुनी करेंगे, उस पर कोई आज तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई आंकड़े पेश किए गए हैं। अब आप बात करें, पूंजीपति जो है देश के, कुछ पूंजीपति, सब कुछ उनके लिए देश में हो रहा है, उनका तो कर्जा माफ हो रहा है, मगर गरीब जो व्यापारी हैं वो कर्जे में दबते चले जा रहे हैं, उनके व्यापार काम धंधे चौपट हो रहे हैं, मगर डर के मारे कोई बोल नहीं पाता। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, ईडी और सीबीआई तुरंत उनके घर पहुंच जाती है और उनको चुप करा दिया जाता है। अब जो आर्थिक असमानता है, इस पर आज तक कोई किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, नेता ने कोई बात नहीं कही। अब हम इस तरह का प्लान लेके आ रहे हैं, आर्थिक असमानता इस तरह से कम होगी, पूंजीपतियों को जो फायदा मिल रहा है उतना ही फायदा गरीब आदमी को मिलेगा। अगर आर्थिक असमानता नहीं बढ़ती, देश में गरीबी नहीं बढ़ रही है, तो इतने जो करोड़ों परिवार है जो 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर है, वो नहीं रहते, वो कम होते, बढ़ते नहीं, मगर पिछली सरकारों की तुलना में वो लोग ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये अपने आप में किसी को बताने या समझाने की जरूरत नहीं है, ये लोग देख रहे हैं। वो सिर्फ वोटर है, वो जो 5 किलो गेहूं ले रहा है वो सिर्फ वोटर रहेगा ताउम्र, या वो कभी कुछ और भी कर पाएगा? यानी कि यह मुझे लगता है जो ये बीजेपी नारे लगाती है सब उल्टे काम करती है। बोलना कुछ है, करना कुछ है, लोगों को बताएंगे मोदी जी का परिवार, लेकिन जैसे परिवार के लोग आएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये तमाम नारे, जिस तरीके से कहा था कि भाई गरीब आदमी चप्पल पहन के हवाई जहाज में जा सकता है, आपको लगता है वो जा सकता है? तमाम यानी कि उल्टे काम करने, बोलना कुछ है, करना कुछ है, उसका उल्टा करना है। बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। तो ये स्थिति क्या जो देश के अंदर आ गई है, आम आदमी कैसे समझ पाएगा? मोदी जी ने बड़े अच्छे भाषण दिए थे, अगर उनके आप भाषण सुने तो भाषण के हिसाब से तो हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन गया है। गरीब आदमी चप्पल पहन के हवाई जहाज में यात्रा करेगा, मगर हकीकत क्या है कि रेलवे का किराया, जो गरीब आदमी की लाइफ लाइन थी रेलवे, उसका किराया, प्लेटफार्म टिकट और किराया भी 3-3 गुना इस सरकार में बढ़ गया है। गैस सिलेंडर
पे भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। अगर हम सस्ता कर देंगे, उसका रेट 3 गुना हो गया। अब पीछे राजस्थान में चुनाव थे, मध्य प्रदेश में चुनाव थे, वहां वादा किया अगर हम 350 में सिलेंडर देंगे, आज तक तो दिया नहीं है। और मैं कहता हूं वो दे देंगे, चलो 6 महीने बाद देंगे वहां। पर मुझे एक चीज बताइए, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो केवल एक स्टेट के चुनाव में यह वादा क्यों करते हैं कि हम सिलेंडर या इस तरह की सुविधाएं उस स्टेट में देंगे? पूरे हिंदुस्तान में दीजिए ना। आप पूरे हिंदुस्तान में जिन स्टेट में आपकी सरकार है, पहले उनमें तो आप सस्ता करके दिखाइए। कहां कर पा रहे हैं? चलिए अंत में मुझे ये बता दीजिए, अभी 400 पार को जो 400 पार का नारा लग रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लेके आ रही है इस बार चुनावी घोषणा के अंदर कि हम राइट टू एम्प्लॉयमेंट लेकर के आएंगे, जैसे सूचना का अधिकार कानून लेकर के आए, फूड का बिल लेकर के आए, क्या लगता है कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? देखिए मोहन जी, ये तो आने वाला समय बताएगा अब जनता कितना समझ पाती है, उन तक इनकी बात कितनी जल्दी पहुंच पाती है और वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचा पाते हैं। क्योंकि मीडिया जो है आज के समय में, जो देश के सर्वश्रेष्ठ मीडिया है, वो का उनका 24 घंटे की काम रहता है कि देश के जो असल मुद्दे हैं उनसे हटकर आप लोगों को जो हकीकत नहीं है वो दिखाएं। देश के जो मुद्दे हैं चुनाव के समय, उन पर कोई बात नहीं कर रहा। बड़े उद्योगपतियों के घरानों की जो प्री वेडिंग शूट्स है उनको दिन रात दिखाया जा रहा है, क्योंकि वहां से उनको रेवेन्यू मिल रहा है। अब बात करें आप 400 पार के नारे की, अगर असल में 400 पार भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त होती, 400 पार हमें मिल रही है, तो उन भ्रष्टाचारी लोगों को, नेताओं को, पार्टियों को अपने साथ मिलाने की उनको जरूरत बिल्कुल कतई महसूस नहीं होती। हकीकत तो यह है कि जितना अंतरकलह आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में है, उतना अंतरकलह अन्य क्षेत्रीय दलों में या विपक्ष की पार्टियों में नहीं है। लेकिन टिकट को लेकर वितरण बिहार में आप देख रहे होंगे तमाम किस तरीके से, हरियाणा में आप देख रहे होंगे दुष्यंत कह रहा है कि मुझे भी टिकट चाहिए। तो हर जगह जिस तरीके से ये जो इनका गठबंधन है उसमें एक विवाद है, वो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मोहन जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आज बिहार का जिक्र किया तो बिहार के अंदर पिछला चुनाव बीजेपी, जेडीयू और पासवान जी ने मिलकर लड़ा था। 17 और 6 का इनका टिकट शेयरिंग था और ये उसमें से एक सीट हारे थे, बाकी सभी सीटें वो जीत कर आए थे। पर आज के समय में भाजपा के साथ अन्य 5 सहयोगी दल और हैं, जिनके अंदर 6 सीटें जयंत जी मांग रहे हैं, ठीक है जी, उपेंद्र कुशवाहा जी 3 सीटें मांग रहे हैं, पशुपति पारस 3 सीटें मांग रहे हैं, 1 सीट जीतन राम मांझी मांग रहा है, और ये कह रहे हैं अब जेडीयू और बीजेपी के हम तो जो हमारी पिछली जो सीटें थी उतनी सीटें हम रखेंगे। तो जो 6 सीटों पे अंदर जो 4 दल बच गए, वो क्या वो संतोष कर पाएंगे? पीछे मोदी जी की जो रैली हुई उसके अंदर 2 सहयोगी दलों के नेताओं का, शीर्ष नेताओं का ना होना, यह दर्शाता है कि उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं है। और अगर उनको जबरदस्ती किसी डर में या दबाव में आगे के आश्वासन में मना भी लिया जाता है, तो उनके जो पार्टी के जो नेता हैं, जो पार्टी के लिए कर्मठ थे, तैयारी कर रहे थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो पार्टी से बगावत नहीं करेंगे? मैं मानता हूं अगर हर नेता में खुलकर बगावत करने का दम नहीं होता, पर अंदरूनी रूप से वो उनको नुकसान जरूर करेंगे। उनका वोट बैंक खिसक कर अन्य दलों के पास, विपक्ष के पास जरूर चला जाएगा। तो आप 400 पार के नारे को किस तरीके से दे? अंत में समय का अभाव भी है मेरे पास, मैं जानना चाह रहा हूं ये सिर्फ नारा है या ओरा खड़ा किया जा रहा है, विपक्ष पे इसका प्रभाव पड़ जाए, वो हताश हो जाए, परेशान हो जाए? क्योंकि इस वक्त इंडिया गठबंधन मजबूत है, उसका वोट शेयर ज्यादा है, और इनका जो कहीं ना कहीं जो वोट शेयर है वो कम है, उसको लेकर के विपक्षियों को निशाने पर लिए जा रहा है। तो आप किस तरीके से देखते हैं, नारा है या फ्लॉप कहीं साबित होगा, या कहीं सिमट रहे 150 पौने 200 पे और एक 400 पार का ओरा खड़ा किया जा रहा है? मोहन जी, आप पत्रकारों को बयान देखें या अन्य जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके बयान देखें, किसी ने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। केवल ये भारतीय जनता पार्टी का अपना नारा है और उन्होंने विपक्ष को नहीं दिखाना 400 पार का नारा है, वो केवल जनता को दिखाकर उनको भ्रमित करना चाह रही है। लोग, जनता इस बहकावे में रहे 400 पार, 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, सरकार उनकी आ रही है, तो वो उनको वोट कर जाए और उनका कुछ परसेंट वो उनको मिल जाएगा। तो उनका मकसद 400 पार का नहीं है, उनका मकसद तो केवल इस बार है किसी भी तरह से हमें बहुमत हासिल हो जाए। केवल वो उस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हरियाणा का मुद्दा फेल हुआ, मध्य प्रदेश में उन्होंने सीट का नारा दिया, 200 नहीं आई, 200 पार का नारा दिया। आप पश्चिम बंगाल की बात करें, 90 पार का नारा दिया, कितनी सीटें आई? तो ये आपको लगता है विपक्ष को दम से लड़ना चाहिए? क्योंकि 2014 में मोहन जी, मोदी की लहर थी और इंडियन नेशनल लोकदल 31 सीट ले गई, 19 में 75 पार का नारा खड़ा किया, कांग्रेस 30-31 सीट ले गई। तो आपको लगता है विपक्ष को दम से लड़ना चाहिए, इस नारे को दम से मोहन जी, आम जनता को समझाना चाहिए, अपने मनोबल को नहीं तोड़ना चाहिए? मोहन जी, विपक्ष, अगर आज के समय की बात करें तो आज के समय में विपक्ष बिल्कुल
एक साथ एकदम से लड़ रहा है। उनके मतभेद इतने सामने नहीं आ रहे जितने भारतीय जनता पार्टी के मतभेद आए दिन न्यूज में आ रहे हैं या सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। ये आप मान के चलिए कि ये कुछ ही नेता हैं जो विपक्ष जिनके बयान आ पा रहे हैं, बाकी को दबा दिया जाता है अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा। तो ये जो नारा दिया जा रहा है ये केवल उस टारगेट को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है कि किसी भी तरह हम सरकार के बहुमत के आंकड़े को छू लें, मगर हकीकत इससे कोसों दूर है। विपक्ष का अगर कोई एक आदमी की भी टिकट कट जाए, वो विद्रोह करता है, तो मीडिया चैनल दिन रात उनको दिखाएगा। अब इतने जो नेताओं ने टिकटें वापसी कर दी, चुनाव लड़ने से मना कर दिया, नाराजगी जाहिर कर दी। आप प्रज्ञा ठाकुर को देखिए और अन्य काफी नेता हैं उनको देखिए, जो ये क्रिकेट स्टार लेके आए थे, फिल्म स्टार लेके आए थे, उनका मना करना टिकट का, तो उनमें भी एक डर है हम किस मुद्दों पे किन बातों पे लेकर दोबारा जनता में जाए, वोट कैसे मांगेंगे। अब आप देखिए सांसदों ने एक एक गांव को गोद लिया था। प्रधानमंत्री जब बने तो हर एक सांसद को एक गांव गोद दिया गया था। आज तक उन गांवों की स्थिति दिखाई गई है, उस गांव में कितनी ग्रांट लगी, सांसद कितनी बार उन गांवों की सुध लेने गया। गोद तो उन्होंने ले लिया, पर गोद लेके उनको बेसहारा करके उन्होंने छोड़ दिया है। तो इस तरह की स्थिति है, उनको जनता से दूर रखा जा रहा है, हकीकत बताई नहीं जा रही है। तो ये यकीन मान के चलिए विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है। अब ये आने वाला समय और जनता बताएगी अब सरकार किसकी बनेगी, वो कितना वोट कितने परसेंट उसमें जाएगा। अगर विपक्ष वोट शेयरिंग की बात करें तो 60 से 65% जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के विरोध में अगर परसेंटेज वोट आप गिनेंगे तो 60 से 65% वोट बैंक है वो। अगर वो वोट बैंक इकट्ठा होकर बिना मतभेद के जनता ने डाल दिया और उन दलों को मिल गया तो 100% आप यकीन मान के चलिए फिर भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। वो अलग बात है अगर वो बाद में जोड़ तोड़ करके या अन्य किसी दलों को प्रलोभन देके या कोई बड़े पद देके उनको अपने साथ मिलाकर सरकार बना ले, पर पूर्ण बहुमत से केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी के दम पे आज सरकार नहीं बन रही है। तो ये विनय यादव जी जिन्होंने अपनी बात रखी और एक पूरा विश्लेषण किया, चर्चा की, चुनाव क्या होगा अभी पता चलेगा। और अभी टिकटों का वितरण हो रहा है। 2024 का बड़ा ही क्रूशियल चुनाव है। जाहिर है बहुत कुछ देखने को मिलेगा, किस तरीके से पार्टियां बदली जाएंगी, तोड़ी जाएंगी, किस तरीके से किसी की टिकट कटेगी, किसी को मिलेगी नाराजगी, और अभी बहुत कुछ सामने आएगा। अभी कांग्रेस के पत्ते खुले नहीं है। बीजेपी ने 195 की लिस्ट जारी कर दी है, दूसरी लिस्ट कब आएगी देखना होगा। लेकिन एक एक टिकटों के लिए भाजपा में मारामारी है, नारा 400 के पार का है। किस तरीके से पूरा होगा, क्या विपक्ष उससे डरेगा या विपक्ष हौसले के साथ चुनाव लड़ेगा, ये देखना होगा। लगातार इसी तरीके के विश्लेषण देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, HR न्यूज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लगातार इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।